नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। और शो में हम बात करेंगे एफएनओ के शेयरों पर और आपको इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी भी बताएंगे और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि कहां पर लॉन्ग करना है और कहां पर शॉर्ट करने की रणनीति आपको अपनानी है। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ेंगे आगे। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विनय रजानी हमारे साथ कुछ ही देर में शामिल होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर चल रही है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की जो याचिका है वो खारिज कर दी है और 15 मार्च तक ईसीआई की वेबसाइट पर उनको अब जानकारी देनी होगी। यहाँ पर एसबीआई की तरफ से समय सीमा बढ़ाने की मांग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है और उन्होंने इस पर यह भी सवाल किया था कि अभी इतने दिन से करीब 26 दिन हो गए थे, तब तक एसबीआई क्या कर रहा था और अभी तक क्या क्या किया है वो भी उनको अब जानकारी देनी होगी। तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिलने पर अब समय जो अर्जी है वो खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने और अब 15 मार्च तक उनका कहना है कि शुक्रवार तक इसी वेबसाइट पर जानकारी दे, यानी कि आज सोमवार है, अगले शुक्रवार तक इलेक्शन कमीशन को उन्हें बताना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो भी अब जानकारी है, जो भी डेटा है, वो अब उन्हें अपलोड करना होगा। तो ये एक सेंटीमेंट के लिहाज से देखा जाए तो एसबीआई के लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक 1% नीचे इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका एसबीआई के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी और अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा और विनय रजानी दोनों ही मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं और मार्केट आज हम देख रहे हैं कि कमज़ोर है और 22,400 के नीचे अब निफ्टी फिसल चुका है। करीब करीब 100 अंकों की गिरावट है इस वक्त निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 400 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बाजार में दबाव बढ़ा है और जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स थे, चुनिंदा सेक्टर थे जहां पर कि हम सुबह तेजी देख रहे थे, वहां पर भी अब करेक्शन शुरू हो चुका है, दबाव उधर भी गहराया है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से अब रिवर्स हो चुका है। अब लगभग हर एक गिरने वाले शेयर के सामने हम देख रहे हैं कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने हम देख रहे हैं कि लगभग 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि दबाव के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी नेगेटिव हुआ है ब्रॉडर और इंडाइसेस में भी यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भी हम देखेंगे तो बिकवाली हावी हो रही है। टॉप लूजर है इस पर टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं आज दबाव है। तो टाटा ग्रुप के शेयरों में आज करेक्शन हम देख रहे हैं और इसके अलावा बजाज फिनसर्व, नेस्ले, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं डिफेंसिव जो बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा और चुनिंदा पीएसयू बैंक्स, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब इस बाजार पर राय भी ले लेते हैं क्योंकि ये एकाएक यहाँ पर गिरावट अब भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। अजीत जी सर, आप निफ्टी पर पहले राय दीजिए। अब 22,400 का भी जो लेवल था वो भी तोड़ चुका है निफ्टी, यहाँ से क्या करें, मार्केट में रणनीति क्या अपनाई जाए? अगर आपने पूजा देखिए, मार्केट में अगर आप 4 हफ्तों में देखेंगे तेजी, तो तेजी का ट्रेंड यही रहा है कि एक दिन एक स्ट्रॉन्ग मूव फॉलोड बाय रेंज बाउंड मूवमेंट, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द वीक एक दोबारा से एक अच्छा दिन और उसके बाद रेंज। तो कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब कुछ खास डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है मार्केट में, बावजूद इसके कि बैंकिंग ने काफी अच्छे हद तक रिकवरी की है। तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि दूसरे सेक्टर जो कि पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लाइक आईटी, वहां पे अब प्रेशर है और रोटेशनल बेसिस पे दूसरे इंडेक्स मेजर्स जो कि पहले अच्छा कर रहे थे वहां पे भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की जो अप्रोच है वो बेटर वर्क कर रही है, तो उसी को आपको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए मार्केट का ट्रेंड इतनी जल्दी रिवर्स होने वाला नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, जैसे कि आप 20 EMA की बात करें तो 22,650 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो बाय एंड डिप्स आपको मेंटेन करना है। अगर इंट्राडे या फिर एक दो दिन के लिए भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और जो 22,300 का एक स्टॉप के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। बट क्योंकि वॉलिटिलिटी ज्यादा है, मेरे हिसाब से थ्रू ऑप्शंस आपको जाना सही रहेगा। तो यहाँ पे 22,400 वाली जो कॉल है करीब 130 132 के अराउंड ट्रेड कर रही है, इसको आप 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं करीब
200-210 तक के टारगेट्स के लिए, पोजीशन टारगेट्स के लिए। तो ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड करिए। 22,400 की कॉल खरीदने की सलाह अजीत दे रहे हैं, 130 के आसपास मिल रही है। स्टॉप लॉस 100 रुपये के आसपास का लगाइए और यहाँ पर 200 से 210 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि अजीत भी बता भी रहे थे कि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है और निचले स्तरों से अब एक हल्की खरीदारी भी देखने को मिल रही है। 22,400 का लेवल तोड़ा था, लेकिन अब उस लेवल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है बाजार। वहाँ से एक हम हल्की रिकवरी भी देख रहे हैं। देखना होगा आगे की चाल कैसे रहती है, लेकिन ऐसे में अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं निफ्टी में तो ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए। ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर 200-210 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी पर विनय आपसे राय लेना चाहेंगे। यहाँ पर भी कमजोरी बढ़ी है और 400 अंकों तक टूट चुका है। बैंक निफ्टी भी दिन के निचले स्तर पर अब कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना चाहिए? जी, गुड आफ्टरनून। तो डेफिनेटली हम अगर पिछले वीक का डेटा देखें डेरिवेटिव का, तो बैंक निफ्टी में मैसिव एडिशन हुई थी लॉन्ग साइड पे। करीबन 29% जितना लॉन्ग बिल्डअप देखा था और बैंक निफ्टी में करीबन 1% जितना प्राइस में उछाल आया था। तो क्लियरली एक अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुई थी लॉन्ग साइड पे। तो एक ओवरऑल प्राइमरी सेटअप अच्छा था। आज के दिन में हालांकि हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है और टेक्निकली बात करूं तो 47,200 पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हमने देखा था। मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं तो 47,200 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हमने बनते हुए देखा था। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है अगर हम यहाँ से पोजीशन बनाते हैं। और जिस तरह से डेरिवेटिव का डेटा मैंने जैसे बताया, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनानी चाहिए थी और अभी ऑलरेडी डिप हमको मिल चुकी है और सपोर्ट भी नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी आने वाले जितने घंटे हैं उसमें 47,200 तक भी आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 47,200 47,300 के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 47,000 का स्पॉट में स्टॉप लॉस बना सकते हैं और फिर आप वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी वापस से 48,000 के लेवल्स पे जाए। तो अगर आप ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा जो जैसे ही यहाँ से लेके 100 पॉइंट की गिरावट तक बैंक निफ्टी में आप 47,500 का कॉल ऑप्शंस ध्यान में रखिए। 13 मार्च की एक्सपायरी का, जो करीबन 270 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर ट्रेड लेना है तो मुझे लग रहा है 47,500 13 मार्च की एक्सपायरी और यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। 270 250 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 180 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड में ये टारगेट 400 तक भी जा सकता है। तो थोड़ा गिरावट आने दीजिए, 270 वाला प्रीमियम 250 पे आता है तब लॉन्ग कीजिए। 180 का स्टॉप लॉस लगाइए 47,500 की स्ट्राइक के कॉल में और अपसाइड में आप 400 रुपए का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है बैंक निफ्टी में। 47,200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 47,200 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर आप इसमें रणनीति अपना चाहते हैं तो एक ऑप्शन की रणनीति इसके लिए भी आपको बता दी है। 47,500 की कॉल, ये लेवल ध्यान में रखिए, उसकी कॉल खरीदिए आप। 13 मार्च की एक्सपायरी है। 270 के आसपास मिल रही है। स्टॉप लॉस होगा 180 का और ऊपर की तरफ 400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस वक्त फिलहाल बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना के चल सकते हैं। यहाँ से थोड़ा और नीचे आए 47,200 से 300 की तरफ, तो आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। दोनों ही एक्सपर्ट ने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन की रणनीति सुझाई है। तो एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं सेबी की तरफ से। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉसेस का भी यहाँ पर ध्यान रखिए। अब चलिए आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ हम आपसे शेयर करेंगे और कुछ नज़र डाल लेते हैं कि इस वक्त एफएनओ में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एफएनओ में ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स की। तो वैसे तो ज़्यादातर स्टॉक्स में हम करेक्शन ही देख रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर कि मोमेंटम अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, स्पेशली फार्मा स्पेस में। जाइडस लाइफ इस वक्त ऊपर है करीब 2%। इसके बाद पीआई इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है और सीमेंस भी अब 2% ऊपर आ चुका है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि जहाँ पर कि लॉन्ग बिल्डअप इस वक्त देखने को मिल रही है। क्या सलाह होगी आपकी अजीत, इन तीनों स्टॉक्स में से कहीं पर कोई ट्रेड करने की सलाह देंगे? मुझे देखिए इन तीनों स्टॉक्स में से पीआई इंडस्ट्री कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है, बिकॉज जाइडस सीमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अब थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है उनमें। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बायस शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिले। वहीं पे पीआई में एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म हुआ है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर इसने एक बेस बनाया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि
केमिकल स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट भी थोड़ा सा इमर्ज हो रहा है, तो वो एक एडिशनल फैक्टर है जो कि इसके शायद अच्छा वर्क करे। तो इन तीनों में से ही पीआई को आपको फोकस करना चाहिए, और 3620 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप रहना चाहिए इस पोजीशन में, और पोजिशनली करीब 3850 तक के टारगेट्स के लिए उसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीआई इंडस्ट्रीज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3620 का, 3850 के टारगेट्स के लिए पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए इस लिस्ट में, उसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, डीज लैब और इन्फो एज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अब 0.5% से ज़्यादा ऊपर है, डीज लैब 1.25% ऊपर है, इन्फो एज में 1% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। विनय, क्या सलाह होगी? कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इन तीनों में से कहीं पर? देखिए, इन तीनों में से अगर देखने जाए तो एक जो नौकरी, जो इन्फो एज की जो बात चल रही है, वो अच्छा एक करेक्शन आया है, और पिछले 3-4 सेशन से मैं देख रहा हूँ कि ये स्टॉक एक 5000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। आज का भी लो 5000 था और उधर से अच्छी रिकवरी है। ये स्टॉक अभी ऑलमोस्ट डे हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 4 दिन से 5000 का एक मल्टीपल फॉर्मेशन सपोर्ट का बना है, एक बेस बना है। तो मुझे लग रहा है अगर लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट कवरिंग के बाद एक इसमें लॉन्ग बन सकता है, तो नौकरी.com या इन्फो एज पे यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 5140 का प्राइस चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से 100 टू 150 रुपीज की अपसाइड दे सकता है। तो करीबन 5300 का टारगेट बन सकता है। और आपका जो जो स्टॉप लॉस है वो 5060 पे स्पॉट लेवल की लेवल्स के शेयर कर रहा हूँ। तो 5060 एक स्विंग लो था आज के सेशन में, वो एक सपोर्ट बन जाता है, तो स्टॉप लॉस के तौर पर यूज कर सकते हैं। और अपसाइड में हम 5300 के रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो ये एक स्टॉक में मुझे एक लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक है, तो इन्फो एज में तेज़ी करने की सलाह। 5300 के अगले टारगेट नज़र आ रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 5060 का। ये है राय विनय जी की तरफ से। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर कि अब ताज़े बकवाली देखने को मिल रही है। तो फ्रेश शॉर्ट्स वाले शेयर्स पर नज़र डालें तो ग्रैनुल्स है इस वक्त जहां पर की वीकनेस बढ़ रही है और स्टॉक अब 4% करीब नीचे आ चुका है। गेल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 3% की कमज़ोरी है और इंडियन होटल्स में भी बिकवाली का दबाव है। करीब 2.5% से ज़्यादा की कमज़ोरी इंडियन होटल्स में भी देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जहाँ पर की प्रेशर है आज। अजीत जी, क्या सलाह देंगे इन स्टॉक्स में? कहीं पर कोई शॉर्ट के मौके नज़र आ रहे हैं? मुझे देखिए, इन तीनों में से डेफिनेटली ग्रैनुअल, जैसे कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर एक बेस फॉर्म कर रहा था अपने रिकॉर्ड हाइस के पास होल्ड करते हुए, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली गहरा सकती है जिस तरीके से इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ब्रेक किया है। बट कोई मेजर करेक्शन नहीं। हाँ, एक बार आपको 425-420 का जोन मिल सकता है। तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं 452 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 425 तक के टारगेट्स के लिए। बाकी दोनों ही काउंटर्स, इंडियन होटल, गेल, एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट, नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है। मुझे लगता है डाउन साइड वहां पर थोड़ा सा कैप्ड रहेगा, तो उनको आपको शॉर्ट के लिए अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो इन दोनों को शॉर्ट के लिए अवॉइड करना चाहिए, गेल को और इंडियन होटल्स को। ग्रैनुअल्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 430 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 452 का यहाँ पर अजीत सलाह दे रहे हैं। विनय जी, आप भी अजीत के साथ ही जाना चाहेंगे? ग्रैनुअल्स में ही शॉर्ट करने की सलाह देंगे या फिर कोई और रिकमेंडेशन आपकी तरफ से आ रही है शॉर्ट साइड पर? देखिए, गेल और इंडियन होटल का प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो 3% की गिरावट ऑलरेडी गेल जैसे सेक्टर में आ चुकी है। नो डाउट आज थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि ब्रेथ काफी नेगेटिव है, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे उनमें भी सेलिंग है। लेकिन ओवरऑल सेक्टर की तेजी को देखते हुए मैं भी सहमत हूँ कि गेल में और इंडियन होटल में इतना स्ट्रॉन्ग सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है। ग्रेन्यूल्स में डेफिनेटली देख सकते हैं, एक ट्रेडिंग पे बैट बन सकती है। तो मैं भी एग्री करता हूं कि ग्रेन्यूल्स में थोड़ा फर्दर सेलिंग आ सकता है, और उसकी 50 डेज ईएमए 434 पे है, तो 2 से 3% की गिरावट में भी हो सकती है। तो अलोंग विद द मार्केट दिस स्टॉक्स कैन फॉल। तो डेफिनेटली इन तीन में से ग्रेन्यूल्स रिलेटिवली वीक लग रहा है। ग्रैनुअल्स ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है और लेवल्स भी हमने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं और उन स्टॉक्स की बात करें जहां पर कि लॉन्ग अनवाइंडिंग नज़र आ रही है, और उसमें वेदांता है, एमजीएल, आदित्य बिरला कैपिटल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि वीकनेस आज के सेशन में दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं वो स्टॉक्स। वेदांता की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 2% की वीकनेस है इस वक्त।
MGL में भी वीकनेस है और करीब 1.25% की कमजोरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और आदित्य बिरला कैपिटल भी करीब 1.5% नीचे ये स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर की लॉन्ग अनवाइंडिंग नजर आ रही है। अजीत, क्या राय होगी आपकी, इन तीनों में से कहीं पर शॉर्ट साइड ट्रेड लेना चाहिए? मुझे देखिए इन तीनों ही स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है कि अभी हाल फिलहाल में ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स हुए थे और वहां से ये एक रिट्रेसमेंट दिखा रहे हैं, खासतौर से VEDL और AP कैपिटल की अगर बात करें तो MGL तो हम सबको पता है कि जिस तरीके से पोस्ट दैट न्यूज प्राइस कट का उसके बाद ये रिएक्शन देखने को मिला और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउन साइड कैप्ड होना चाहिए बिकॉज मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इसको करीब 1270-72 के जोन में, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली नहीं। VDL और आदित्य बिरला कैपिटल में से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पे कैप्ड ही रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल नहीं है इन एनी ऑफ दिस काउंटर्स। बट यस, अगर कंपैरेटिवली बात करें तो AB कैपिटल इज कंपैरेटिवली वीकर। यहाँ पे आपको लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस शायद और एक्सटेंड हो सकती है, तो यहाँ पे लॉन्ग अगर आपके पास है तो यू कैन रिड्यूस, बट शॉर्ट पोजीशन एट करंट लेवल्स नॉट रिकमेंडेड। ये है सलाह वेदांता पर। और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स आज कमज़ोर भी नज़र आ रहे हैं, तो उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। विनय जी, क्या सलाह होगी? मेटल काउंटर्स ये जो आज टूट रहे हैं, हिंडाल्को वीक नज़र आ रहा है, वेदांता पर भी हमने थोड़ी देर पहले बात की, सेल नीचे है, टाटा स्टील में आज कमज़ोरी देखने को मिल रही है, तो तमाम मेटल पैक आज कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्या कहीं पर कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको शॉर्ट साइड पर, या फिर इन स्तरों पर कहीं पर आप लॉन्ग करने की सलाह देंगे? देखिए, लॉन्ग तो अभी ऐसे मार्केट में रिकमेंड नहीं करूंगा, बट शॉर्ट्स भी नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड और पिछले 1-2 वीक से हमने मेटल सेक्टर का परफॉर्मेंस देखा था, वो काफी स्ट्रांग रहा था। हालांकि आज के सेशन में डेफिनेटली अलोंग विद द मार्केट सब मेटल स्टॉक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ रहा है, लेकिन उसका ओवरऑल ट्रेंड कंसीडर करते हुए मुझे नहीं लगता कि मेटल इज अ स्पेस जहाँ पे एक ओवरऑल वीकनेस हो। तो आज के सेशन में वीकनेस डेफिनेटली है, लेकिन ब्रॉडर जो उसका जो व्यू है, जो प्राइमरी ट्रेंड है वो पॉजिटिव। जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर विल अगेन बाउंस बैक, तो इसको अभी अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ना लॉन्ग कीजिए ना शॉर्ट कीजिए, जस्ट वेट फॉर मार्केट के यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो मुझे लग रहा है ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मेटल में पहले बाउंस आएगा। तो अभी शॉर्ट्स और लॉन्ग्स दोनों तरफ अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो एक बाउंस आ सकता है मेटल स्पेस में, ये सारा। तो कोई ट्रेड फिलहाल अवॉइड करिए मेटल में, ना पर यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए और एग्जिट भी लेने की कोशिश मत कीजिए। अभी फिलहाल बने रहिए मेटल्स में अगर आपके पास है तो, क्योंकि बाउंस बैक भी आ सकता है यहाँ से। हमें देखिए गिरावट अब बढ़ रही है, सेंसेक्स में करीब 450 अंकों की गिरावट, निफ्टी देखते हैं तो 120 अंकों की गिरावट वहाँ पर है करीब, और बैंक निफ्टी में भी गिरावट अभी गहरा रही है और 500 अंक टूट चुका है बैंक निफ्टी। तो सेलिंग प्रेशर हावी है इस वक्त बाजार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में रणनीति क्या अपनानी चाहिए ये भी एक बार समझ लेते हैं। अजीत जी, सबसे पहले आप बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज होंगे आपकी तरफ से? मुझे देखिए इस तरीके की मार्केट में भी मुझे लगता है कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ पर की काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। उसमें से एक नाम है चंबल फर्टिलाइजर का। स्टॉक ने काफी एक मेजर कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, उसके बाद एक दोबारा से एक नॉर्मल कंसोलिडेशन अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास, और अब उससे निकलने की तैयारी हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है इसके पास, और मार्केट की वॉलिटिलिटी में मुझे कुछ लगता नहीं है खास असर इस पे होगा नेगेटिव साइड का। तो 364 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 395 तक के टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ क्योंकि बैंकिंग में देखिए प्रेशर है, तो मुझे लगता है कोटक बैंक एक ऐसा नाम है जो कि अंडर परफॉर्म वैसे भी कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 1725 के पास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 1740 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे एक छोटे से स्टॉक के साथ पोजीशन शॉर्ट के लिए बना सकते हैं, करीब करीब 1690-95 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है सलाह दोनों ही स्टॉक्स पर। चंबल फर्टिलाइजर अच्छा लग रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप रणनीति अपना सकते हैं। विनय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, आपके ट्रेडिंग आइडियाज बताइए। जी, मैंने भी ये 2 स्टॉक लॉन्ग की तरफ चुने हैं जो सेक्टर और स्टॉक में स्ट्रेंथ है रिलेटिवली और ऐसे मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से एक सेक्टर मुझे पसंद है एफएमसीजी स्पेस, जहाँ पे एक स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है, एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में से निकला है और प्राइमरी ट्रेंड पहले से पॉजिटिव था, तो वो है कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव का मार्च फ्यूचर हम लॉन्ग कर सकते हैं 2607 पे। स्टॉप लॉस आपका 2555 का होना चाहिए और अपसाइड में 2680 का टारगेट आप 2 से 3 सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोलगेट पामोलिव लॉन्ग साइड
साइड पे मार्च फ्यूचर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सेकंड स्टॉक है फार्मा स्पेस में से, तो टोरेंट फार्मा का भी जो टेक्निकल सेटअप है वो ऑलमोस्ट कोलगेट पामोलिव जैसा ही है। एक सेक्टर की स्ट्रेंथ भी है और टोरेंट फार्मा का टेक्निकल सेटअप इंडिविजुअली भी काफी अच्छा लग रहा है। तो टोरेंट फार्मा का मार्च फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं करीबन 2718 पे। स्टॉप लॉस आपका 2670 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2785 का। तो प्योर एक ट्रेडिंग बेट है, दोनों लॉन्ग साइड पे है और जो मैंने स्टॉप लॉस बताए मेंशन किए उनके स्टॉप लॉस से आप ट्रेडिंग पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए टोरेंट फार्मा और इसके अलावा कोलगेट पामोलिव, ये दो स्टॉक्स हैं विनय जी की तरफ से, दोनों लॉन्ग साइड पर है। ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं इंट्राडे के लिए, तो स्टॉप लॉसेस का अपने ध्यान ज़रूर रखिए। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर कि आज बाइंग और सेलिंग काफ़ी नज़र आ रही है। इसमें टाटा केमिकल्स देखिए आज 9% की स्टॉक टूट चुका है। एक शानदार तेज़ी हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद आज हम करेक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट आज टाटा ग्रुप के तमाम स्टॉक्स में आज हम कमज़ोरी ही देख रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका अजीत? टाटा केमिकल्स जिनके पास है वो क्या करे, और यहाँ से और कितना गिरावट आप देख रहे हैं टाटा केमिकल्स में? तो मुझे देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मूव था लास्ट वीक, जो हमने देखा कि ऑलमोस्ट एक वर्टिकल मूव। तो अब बेसिकली न्यूज रिलेटेड ज्यादा इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी शायद थोड़ी सी थम जाएगी आने वाले दिनों में। और 1130 जो कि पहले प्रीवियस स्विंग हाई था, उसको अब सपोर्ट डायरेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1130 का। और आपको एक कोई भी रिबाउंड को यूटिलाइज करना है, करीब 1290 से 1300 के बीच में आता है एग्जिट करने के लिए। बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाएगा, तो इसी ब्रॉडली इसी रेंज में करीब 1100 से लेकर 1300 की रेंज में ये ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा केमिकल्स पर आपके लिए। 1290 के टारगेट्स अब अगले नज़र आ रहे हैं, तो इन लेवल्स पर अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए और एक बाउंस बैक आ सकता है 1290 के आसपास का, उसके आसपास आप रिव्यू कर लीजिए। स्टॉप लॉस होगा 1130 का, अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1130 के आसपास का। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। अजीत जी, विनय जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।